Welcome student to my channel Business Study with Akanksha. In previous video we had learned about the scientific principle which was developed by Fuel. Now in this video we will learn about the scientific principle which was developed by F.W. Taylor. F.W. Taylor, full form of F.W. is Frederick Winslow Taylor. तो सबसे पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। फेडरिक विंस्लो टेलर जो थे, इनका जन्म 1856 यूएसए में हुआ था। इन्होंने 1878 में मिडवेल स्टील नाम की कंपनी ज्वाइन की थी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। वो हालांकि वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये लेके पढ़ा होगा। फिर भी उन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक टेक्निक क्या किया, क्रिएट किया विद प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। उनका जो भी ऑब्जर्वेशन बेस था वो मेनली था ऑप्टिमम यूटिलाइज, मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इंक्रीज इन द इफ़िशियंसी ऑफ वर्कर। उनका मेन कंसर्न ये था कि वो जो साइंटिफिक टेक्निक डेवलप करे, साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप करे, वो किस पे बेस्ड हो, इंक्रीज इन द इफ़िशियंसी ऑफ वर्कर्स में और क्या चीज़ में, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो टेक्निक डेवलप किया, साइंटिफिक टेक्निक और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप किया, वो कहाँ उसका इस्तेमाल किया, वहाँ वैसे इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, मतलब लैक ऑफ प्लानिंग, और वहाँ का काम करने का तरीका बेढंगा था। हैपहाज़र्ड मतलब बेढंगा तरीके से भी किसी भी काम को करना, बेढंगा था। जहाँ पे काम करने का तरीका क्या था, बेढंग, मतलब कोई भी काम को करने का प्रॉपर क्या था, प्लानिंग नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल और इस टेक्निक को दिया, और उससे क्या हुई, कंपनी क्या हुई, वहाँ पे अच्छे से इफ़िशिएंटली वो कंपनी क्या करने के लगी, वर्क करने लगी। अब इनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे, F.W. टेलर को क्या कहा गया, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और उसमें क्या बोला गया था, उसमें फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा गया था, फ्यूल को कहा गया था। यहाँ पे टेलर को क्या कहा गया है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्यों कहा गया, इनके मेजर 3 कंट्रीब्यूशन के वजह से। टेलर ने क्या किया, बुक और रिसर्च पेपर क्या किया, बुक पब्लिश किया और रिसर्च किया कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से साइंटिफिक व्यूज़ से, साइंटिफिक तरीके से किसी भी काम को क्या किया जाए, करा जाए। दूसरा क्या था, इनका सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन जो था, उन्होंने पब्लिश किया था शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट क्या होता है, पीस रेट सिस्टम। ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको आगे हम लोग आगे मतलब फर्दर हायर क्लासेस में इसे डिस्कस किया जाएगा। और उनका एक और मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन इनका यही था, जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। और ये क्या एम्फेसिस करते थे, ये हर काम में जितने भी मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स आते थे, वहाँ पे ये क्या करते थे, वहाँ पे इनका कहना था कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करें, साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक मेथड क्या करें, अप्लाई करें। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब, मैनेजमेंट का डिफिनेशन हम लोग पिछले पढ़े थे कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, किसी भी काम को क्या करना, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट के हर काम में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में क्या करना, उस काम को साइंटिफिक तरीके से कहना है। क्या कहलाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट। और अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करें, सीधी बोलचाल की भाषा में बात करें, तो मतलब साइंटिफिक टूल्स, जो भी साइंटिफिक टूल और साइंटिफिक मेथड है किसी काम को करने का, वो तरीका अपनाए जिससे क्या हो, आउटपुट में क्या हो, इंक्रीमेंट आए। ठीक है, अब हम लोग अपना जो डेफिनेशन है प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो हम लोग जानते हैं। तो हम आपको
तो इसमें जो क्या है FW का यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन, वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing that they do it in their best and cheapest way. साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब किसी चीज़ को एग्जैक्टली मतलब प्रॉपर तरीके से पूरी अच्छी तरह से जानना कि what you meant to do, आपको कितने लोगों की, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए, और उस पर क्या करना, उस पर निगरानी भी रखना कि वो उस काम को उस बेहतर तरीके से कर रहा है कि नहीं, और कम से कम खर्चे और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में वो कर रहा है या नहीं। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं अपना पहला प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो है हमारा टेलर ने क्या किया, टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन बिलो। उन्होंने क्या किया, 4 प्रिंसिपल्स दिया हमें, और हम लोग पिछला बार हमने कितना पढ़ा, पिछले बार जो हमने पढ़ा था उसमें 14 था, और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो कितना है, वो है 4 प्रिंसिपल। तो आते हैं, हम पढ़ते हैं अब अपना पहला प्रिंसिपल जो है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा साइंस क्या है उसके बारे में तो जानते हैं, साइंस किसी भी काम को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे से करना, ये हमारा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट इन इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। टेलर का कहना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना, ना कि हिट तुक्का मार के किसी भी काम को कर देना, और हिट एंड मिस मेथड और कोई इंस्टीट्यूशन मतलब भविष्यवाणी करके किसी भी काम को कर देना। यहाँ पे रूल ऑफ थंब मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें इसमें टेलर कह रहा है कि इस प्रिंसिपल के तहत हर काम में क्या करना, प्रॉपर इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी कंडक्ट करके किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करना, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना, उसके बारे में प्रॉपर सोचना, जो कि रूल ऑफ थंब में नहीं होता है। रूल ऑफ थंब मतलब यहाँ पे पता है क्या है, रूल ऑफ थंब मतलब यहाँ पे रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड एंड वे ऑफ प्रोडक्शन। रूल ऑफ थंब मतलब डिक्टेटरशिप, मान लो मैनेजर ने कर दिया कोई काम आपको कह दिया करने के लिए, लेकिन वो काम करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब आपके उसके सबऑर्डिनेट ने कहा कि सर अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो वो गलत, मतलब हमारा कंपनी अच्छे तरीके से नहीं होगा। मैनेजर कह दिया मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैंने कह दिया करना है तो बस करना है, उसने उसका प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं किया, साइंटिफिक तरीके से उसको नहीं किया। इसलिए टेलर कहता है कि यहाँ पे रूल ऑफ थंब में, जबकि ऐसा नहीं होता है, रूल ऑफ थंब में जैसे मैनेजर ने कह दिया बस वही करना, मतलब डिक्टेटरशिप, उस पर अपना क्या करना, दबदबा बनाना, ये डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर रूल ऑफ थंब में होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर काम को करने से पहले प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी करना और उसके बारे में सोचना, फिर उस काम को करना, ये हमारा कहलाता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में बोला है कि रूल ऑफ थंब में ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ टाइम उसका पहला पास्ट एक्सपीरियंस देखेगा कि हाँ प्रोडक्शन इतना था, पहले पिछले साल इस काम को करने में इतना टाइम लगा, इस साल भी उतना ही लगेगा। लेकिन अब मान लो इस साल भी उसने उसी तरह से सेट कर दिया, लेकिन कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट में मौसम चेंज हो गया, अब वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा, उसका रॉ मटेरियल, तो काम करने में थोड़ी लेट दिक्कत तो होगी, परेशानी होगी, टाइम भी कंज्यूम होगा। अब सोचेगा कि अरे यार पिछले साल तो उसने उतने में कर दिया, इस साल इसमें इतना कम टाइम में ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है उसको, क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो गया। मैनेजर आके बोलेगा अभी तक आपका प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ, अभी तक आपका आउटपुट तैयार क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे डिक्टेटरशिप हुई। तो ये केस था रूल ऑफ थंब में। लेकिन यहाँ पे टेलर कहता है कि टेलर क्या कहता है कि स्टैंडर्ड टाइम कैसे सेट करने के लिए साइंटिफिक स्टडी करके, उसके बारे में साइंटिफिक
टाइम स्टडी करके उसके बारे में क्या करना, तब एक स्टैंडर्ड टाइम उनको काम करने का सेट करना। टेलर यहाँ पे ये इंसिस्ट करता है। तो ये था हमारा साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मतलब एकता, समता, असमंजसता, मतलब एक दूसरे से मेल जोल करके किसी काम को करना। डिस्कॉर्ड मतलब आपस में मतभेद नहीं करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क इन टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इस प्रिंसिपल के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, और प्रॉपर क्या होना चाहिए, गिव और टेक होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जनरली ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप का काम करते हैं। क्या होता है, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप। दोनों के आपस में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम उन लोगों को करने होते हैं। तो कभी कभी मैनेजर सोचते हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना होता है, सबसे बड़ा काम तो हम ही लोग को करना होता है, और कभी कभी जो लोअर लेवल पे काम करते हैं वो सारा प्रोडक्शन का काम तो हम ही आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, तो सारा काम हम ही करते हैं। तो हम छोटे हुए और वो बड़े हुए, तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े, हम प्लानिंग करें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। टेलर इंसिस्ट करता है कि जो मैनेजर्स है और जो एम्प्लॉय, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका क्या है, टोटल मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब जो मानसिक आपकी जो सोच है उसको पूरी तरह से चेंज करना, उसको एक क्रिएटिव और इनोवेटिव वे में ले जाना। मतलब एम्प्लॉय जब वर्क कर रहे हैं सारे एक बराबर है और हमें सबसे क्या करना है, एक बराबर से बात करना है, किसी बात को समझना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इस प्रिंसिपल के तहत टेलर इंसिस्ट करता है दैट देयर नीड टू बोथ ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। एक दूसरे से क्या जो एटीट्यूड है कि हम बड़े हैं, हम तुमसे क्यों बात करें, और छोटा समझेगा कि नहीं हम छोटे हैं, वो भाई साहब है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एटीट्यूड दोनों ग्रुप का क्या करना, चेंज करना। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। तो ऐसा इस प्रिंसिपल में कहा गया है। मैनेजमेंट शुड शेयर, और मैनेजमेंट को उनको अच्छा फील कराने के लिए, उसको ऐसा फील करना कि हाँ हम सब में एकता है। क्या करना चाहिए, अगर कभी कंपनी को ज़्यादा गेन होता है, पिछले ये प्रिंसिपल्स में ये जैसे वो रेमुनरेशन वाला था कि उनको मोटिवेट करना, एक दूसरे से मिल के रखना, कॉपरेशन वाला, कोऑर्डिनेशन वाला, उसी तरह से इसमें भी है कि आप लोग जो भी मैनेजमेंट में अगर गेन होता है सबको देने के बाद अगर उसको बचता है तो वो क्या करना चाहिए, कंपनी को उसको क्या करना चाहिए, वर्कर्स के भी साथ क्या करना है, शेयर करना चाहिए, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और उनको ये भी फील हो कि हाँ उनको भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझा जा रहा है और उनके साथ एक बराबर क्या किया जा रहा है, व्यवहार और उनसे बात किया जा रहा है, मतलब एक बराबर क्या किया जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और क्या है एक लास्ट डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी। उसके बाद एक फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसके बारे में अब हम लोग, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं फ्यूल के द्वारा जो भी 14 प्रिंसिपल डेवलप किए गए उसको याद करने का तरीका बताऊंगी। तो वो तरीका मैं आपके साथ लेके आ गई हूँ जो शेयर कर रही है आप सभी। वो है हमारा डैड यू सी USSR OIC। तो डी से डिवीज़न ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एस से स्केलर चेन, आर से रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ओ से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो मैंने आप लोगों को याद करने के यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिखा। आई से इनिशिएटिव, एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ई से इक्विटी, और लास्ट हमारा ई से स्प्रेडी क्रॉप। आपको इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ऑर्डर इधर चेंज किया है। तो ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होता है, बस आपको ये याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसको याद करने का सबसे आसान और इजी तरीका बताया, डैड यू सी USSR OIC। तो ये बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है इसको इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली याद रखने का। तो तब तक के लिए
मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 2 प्रिंसिपल बाकी था साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला वो मैं कंप्लीट कराऊंगी और इस चैप्टर को क्या करूँगी, क्लोज करूँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।